वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग स्टेट डिपेंडेंट प्रेफरेंसेस और इक्विलिब्रियम एनालिसिस को डिस्कस करने वाले हैं। इन आवर लास्ट लेक्चर, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने रिस्क एटीट्यूड की बेस पर डिफरेंट इंडिविजुअल्स के टोटल यूटिलिटी कर्व्स और लॉटरी के अगेंस्ट उसे कंपेयर किया था। जब हमारा इंडिविजुअल रिस्क अवर्सिव था तो हमने कहा था कि जो लॉटरी की जो आपकी लॉटरी की एक्सपेक्टेड इनकम थी, उस इनकम को अगर आप इस इंडिविजुअल को फॉर सर्टेनिटी दे देते तो ऑब्वियसली ये एक हायर यूटिलिटी लेवल के ऊपर आपको मिलता, क्योंकि ये रिस्क अवर्सिव था। अगर इसको सर्टेनिटी के साथ इतनी ही इनकम मिल जाए तो ही विल बी मोर देन हैप्पी। जितनी यूटिलिटीज को इस रिस्की लॉटरी को फेस करने के बाद मिल रही है, इस इनकम पर इस यूटिलिटी को कवर अप करने के लिए इसको सिर्फ इतनी इनकम रिक्वायर्ड है। अगर इसको सर्टेनिटी पे इतनी इनकम मिल जाए तो ऑब्वियसली ये सेम यूटिलिटी को ऑक्युपाई कर लेगा जो कि इसको लॉटरी की बेसिस पे मिल रही थी। इन द सेम वे हम लोगों ने डिस्कस किया था रिस्क सीकिंग इंडिविजुअल को, ऑब्वियसली क्योंकि उसको रिस्क उठाने में मज़ा आता है, उसको एंजॉय फील करता है, उसको उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो अगर आप उसको यही वाली इनकम जो हमें लॉटरी के अगेंस्ट में एक्सपेक्टेड लॉटरी की इनकम जो है, ये अगर आप उसको सर्टेनिटी के साथ दोगे तो उसका यूटिलिटी लेवल डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपने उसका जो चार्म था, जो उसकी सेटिस्फैक्शन थी रिस्क उठाने की वजह से, उसको ख़त्म कर दिया, आपने उसको सर्टेनिटी पे बुला दिया। अब उसको अगर ये वाली यूटिलिटी लेवल मेंटेन करनी है, अगर उसको यूटिलिटी लेवल चाहिए तो उसकी इनकम को आपको बढ़ाना पड़ेगा। सर्टेनिटी के ऊपर भी अगर उसको इतनी इनकम मिलेगी तब वो इस यूटिलिटी लेवल को अचीव करेगा जो उसे लॉटरी के साथ मिल रही थी। लास्टली जो हमारा रिस्क न्यूट्रल इंडिविजुअल था, उसको तो ऑब्वियसली रिस्क के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो इसीलिए उसकी सारी जो पॉइंट था वो यहीं का यहीं था। सर्टेनिटी के साथ भी उसको इनकम मिलेगी तो उसको यही यूटिलिटी लेवल मिलेगा, और अगर उसको लॉटरी फेस करके मिलेगी तब भी उसको यही यूटिलिटी लेवल, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी लेवल मिल रहा था। इसीलिए हमने कहा था कि जब आपका रिस्क न्यूट्रल इंडिविजुअल होता है तो उसके केस में आपकी यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम बराबर हो जाती है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ इनकम के। नाउ मूविंग ऑन टू आवर टुडेज लेक्चर, जब हम स्टेट डिपेंडेंट प्रेफरेंसेस की बात कर रहे होते हैं तो अगर आपको याद हो, जैसे कि कंज्यूमर थ्योरी के अंदर हम करते थे, कंज्यूमर का एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता था और एक इसका कंस्ट्रेंट फंक्शन या सब्जेक्ट टू फंक्शन जैसे हम कहते थे। कंस्ट्रेंट फंक्शन होता था जिसके बेसिस पर उसका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आप अचीव करते थे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसका यूटिलिटी फंक्शन होता था, और जो इसका सब्जेक्ट टू या कंस्ट्रेंट फंक्शन होता था वो आपकी बजट कंस्ट्रेंट होता था। आप क्या करते थे, इस इंडिविजुअल की इक्विलिब्रियम पॉइंट लेने के लिए इसके बजट कंस्ट्रेंट को और इसके इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंसी के पॉइंट पे इसका इक्विलिब्रियम निकाल लेते थे। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप स्टेट डिपेंडेंट प्रेफरेंसेस की बात कर रहे होते हैं तो अंडर अनसर्टेनिटी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा इंडिविजुअल का या डिसीजन टेकर का, वो अब यूटिलिटी की मैक्सिमाइजेशन नहीं होगी खाली, बल्कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी की मैक्सिमाइजेशन होगी, जो कि आपको अक्रॉस टू स्टेट्स के आउटकम्स के अंदर मिल रही है। So what we say here is that under uncertainty, the decision taker's objective function is to maximize his or her expected utility
of two possible state contingent outcomes. एक बात और जो यहाँ पे गौर तलब है वो ये है कि जब हम बजट कंस्ट्रेंट को डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त मैंने प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस ऑफ स्टेट्स का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट के अंदर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन जब आप इंडिफरेंस कर्व्स की तरफ आते हो या जब आप स्टेट डिपेंडेंट प्रेफरेंसेस की तरफ आएंगे तब अब आपको इन प्रोबेबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या करते हैं, दोनों स्टेट्स की प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनकी उन स्टेट्स में मिलने वाली यूटिलिटीज को। यहाँ पे उसी तरह हम चल रहे हैं। एम जो है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ इनकम है, ये M1 आपकी स्टेट 1 है जहाँ पे आपको एक हायर इनकम मिल रही है, और M2 वो स्टेट है जहाँ पे आपको एक लोअर इनकम मिलेगी। ऑब्वियसली लोअर इनकम के साथ लोअर यूटिलिटी अटैच्ड होगी। नाउ we already know that a contour of expected utility function is state dependent income space is a set of M1 M2 which is the income in either state combinations yielding the same expected utility. हमें पता है कि अक्रॉस द इंडिफरेंस कर्व जब आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं या पूरे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आपकी जो यूटिलिटी लेवल होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, यानी कि आपको सेम यूटिलिटी हर पॉइंट से, हर इस पॉइंट से आपको सेम यूटिलिटी मिलनी चाहिए। ये वाला ये इन सारे पॉइंट्स पे आपको सेम यूटिलिटी अवेल होगी। नाउ पैनल ए में देखें या फिगर ए में देखें तो आपके पास टोटल यूटिलिटी कर्व है रिस्क वर्सेस इंडिविजुअल का। ये आपकी लॉटरी 1 है जिसको मैंने 1 मार्क किया है। एक्सपेक्टेशन है इस लॉटरी की जो कि M1 और M2 के दरमियान है। सेकंड को 2 मार्क कर देते हैं। सिमिलरली 3, 4 और ये वाली 5 हो जाएगी। ना ऑब्जर्व के लॉटरी 1 के ऊपर जब हमने एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट लिया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि दो लॉटरीज के सेम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी होगी तो इंडिविजुअल उनके दरमियान में इंडिफरेंट होगा, और वही कर्व तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर लॉटरी 1 को कंसीडर करें तो इंडिविजुअल की लॉटरी 1 को फेस करते हुए M1 इनकम ये थी, M2 इनकम, और M1 इनकम इसके अगेंस्ट में ये वाली है। फिगर बी के अंदर ये पॉइंट इधर से जाहिर हो रहा है जहाँ पे आपकी M1 इनकम हायर इनकम है, क्योंकि ये हायर एक्सेस पे अगर आप मूव करें टोटल यूटिलिटी के पास तो देखें ये हायर लेवल के ऊपर है, और एप्स का जो M1 है वो लोअर लेवल पर है। तो यहाँ पर M2 आपकी हायर है, ये M2 है और ये आपकी M1 है। लेकिन इसकी जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है वो इस एक्सपेक्टेड यूटिलिटी वाली लाइन के ऊपर ही आ रही है। दिस इज योर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। मैं अगेन इसको मार्क कर देती हूँ क्योंकि मैंने चेंज किया था 4 और ये लास्ट वाली 5। ठीक है, तो दिस इज योर लॉटरी 1। लाइकवाइज अगर आप इसको बाकी लॉटरीज का भी देखते रहें तो बाकी लॉटरीज की भी इनकम्स तो चेंज हो रही है अक्रॉस, ये सारी लॉटरीज के अंदर इनकम्स चेंज हो रही है अक्रॉस स्टेट्स, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम आ रही है। इसी लाइन के ऊपर आपकी सारी की सारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज लाई कर रही हैं। तो दिस कुड बी 2 एंड सो ऑन, इसके दरमियान में ही 3, 4 रहेंगे, और इस पॉइंट पर आकर ये जो आपका 5th लॉटरी है उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर बेसिकली आपकी M1 और M2 दोनों स्टेट्स में मिलने वाली इनकम आपकी सेम आ रही है। चाहे कोई भी स्टेट आप फेस करें आपको वही इनकम मिलनी है। इसका मतलब क्या है कि आप उस इनकम के लिए सर्टन हो गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट को कहाँ लाई करना चाहिए, उसको सर्टेनिटी पॉइंट पर लाई करना चाहिए ना। तो दिस वुड बी योर
0.5, इससे पहले के पॉइंट्स में ये सारे पॉइंट्स आएंगे 1 2 3 4 तक। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ये यहाँ पे पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट में यहाँ ले लूँ और एक पॉइंट में यहाँ ले लूँ, तो दिस कुड बी 2, दिस कुड बी 3 एंड दिस कुड बी 4। फिर हम 5 पर पहुँचे। जब आप 5 पर पहुँचेंगे उसके बाद मज़ीद अगर आप इसको आगे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप इसको रिवर्स कर देंगे। आपकी M2 कम हो जाएगी इस पॉइंट के बाद, इस वाले पॉइंट के बाद आपकी M2 यहाँ से इस जगह पे आ जाएगी और M1 जो होगी वो आपकी इंक्रीजिंग फेज में आ जाएगी, तो आप नीचे वाले पॉइंट्स के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन आपका इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि ये सारे वो लॉटरीज हैं, वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि इस यूटिलिटी लेवल के साथ अटैच्ड है। सेम यूटिलिटी लेवल आपको, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी लेवल आपको दे रहे हैं। जब हमारे पास इंडिफरेंस कर्व आ गया तो अब ये जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व आया है ये सारे स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, ऑलमोस्ट ऑल। हायर इंडिफरेंस कर्व विल शो हायर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, ऑब्वियसली यही आपको ये चीज़ शो कर रही है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, नेगेटिवली स्लोप है और इनका MRS डिक्रीजिंग है। अगर आप इनका भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालें, जो कि मैं नेक्स्ट करने वाली हूँ, तो वो डिक्रीजिंग आएगा, विच इज द इंडिकेशन कि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होंगे। CNA हमने कंजप्शन ली थी इन द केस ऑफ फेसिंग नो एक्सीडेंट। CA हमने वो कंजप्शन ली थी जो कि हमें अवेलेबल होगी अगर हमें एक्सीडेंट को फेस करना पड़ गया तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एक्सीडेंट जो थी हमारे पास वो पाई थी, तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही स्टेट्स हैं तो ऑब्वियसली 1 माइनस पाई हमारी दूसरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेसिंग नो एक्सीडेंट हो जाएगी। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के फंक्शन में रखा, जो हमारे पास एक्सपेक्टेड यूटिलिटी की इक्वेशन बनाई थी हमने, इसके अंदर जब हम रखेंगे और इसका टोटल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास चेंज इन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आया है ऑफ कंजप्शन। अब आपको पता है कि अलोंग द इंडिफरेंस कर्व इसके ऊपर आपकी जो यूटिलिटी है या जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, सेम होगी, इसका मतलब है वो 0 होगी। तो अगर मैं इसको 0 पुट करती हूँ और बाकी की इक्वेशन को चेंज इन CNA ओवर चेंज इन CA को, इनके स्लोप के लिए इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन बन के निकल के आएगी। ये आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। कंज्यूमर थ्योरी में भी यही सेम निकलती है, इसी तरह से निकलती है, बस उसमें क्या होता है, उसमें ये पाए वाला पोर्शन नहीं होता क्योंकि वहाँ पे प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्व नहीं होती। यहाँ पे क्योंकि हम अंडर अनसर्टेनिटी काम कर रहे थे इसलिए यहाँ पे स्टेट्स की होने की प्रोबेबिलिटीज उनकी मार्जिनल यूटिलिटी के साथ अटैच्ड है। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम हमें बजट लाइन चाहिए थी, स्टेट कंटिंजेंट अंडर अनसर्टेनिटी वो भी हमें मिल गया था। ये भी CNA और CA की स्पेस में है और जो हमारा इंडिफरेंस कर्व था वो भी हमने CNA और CA की स्पेस में ले आए। अब हम इन दोनों के इक्विलिब्रियम के लिए इन दोनों को एक ही ग्राफ के अंदर प्लॉट कर सकते हैं। तो जब हम इस तरह करेंगे तो सेम आपके पास कुछ जाना पहचानी सी शक्ल आ जाएगी। ये सर्टेनिटी लाइन अगर आपको याद हो हमने बजट लाइन के अंदर भी बनाई थी, वहाँ पे भी एक पॉइंट ऐसा आया था कि जब इंडिविजुअल ने अपने आप को, अपने लॉस को पूरा इंश्योर करवाया था तब वो इस सर्टेन पॉइंट पर पहुंचा था और उसी पॉइंट से हमने एक सर्टेनिटी लाइन ड्रॉ कर दी थी। और जो आपका इंडिफरेंस कर्व था उसके अंदर भी आपको एक सर्टेनिटी पॉइंट मिला था जहाँ पे अक्रॉस स्टेट्स मिलने वाली इनकम भी सेम थी और उनसे मिलने वाली यूटिलिटी भी ऑब्वियसली फिर सेम होगी, तो उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी अक्रॉस स्टेट सेम हो गई थी। जब हमने इन सबको कर लिया, क्योंकि इंडिफरेंस मैप हमने यहाँ पे रखा हुआ है इसके साथ, बजट लाइन के साथ, तो आप देख सकते हैं कि ये सेकंड वाली जो इंडिफरेंस कर्व है ये वो हाईएस्ट यूटिलिटी लेवल है
जो कि इंडिविजुअल को गिवन हिज कंस्ट्रेंट, जो बजट कंस्ट्रेंट है, गिवन हिज कंस्ट्रेंट उसको अचीवेबल है। राइट नाउ ये जो टेंडेंसी पॉइंट है ये आपका सर्टेनिटी लाइन के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे आपको किसी भी स्टेट को आपको फेस करना पड़े, आपकी कंजप्शन लेवल सेम था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये टेंडेंसी पॉइंट इसके ऊपर वाले पार्ट में आ जाए, और ये भी हो सकता है कि इसके नीचे वाले पार्ट में आ जाए। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये इससे सर्टेनिटी लाइन से ऊपर होगा तो आप जो कंज्यूमर होगा या जो इंडिविजुअल है वो वैल्यू करता है नो एक्सीडेंट स्टेट में मिलने वाली कंजप्शन को ज़्यादा बनिस्बत एक्सीडेंट के केस में मिलने वाली कंजप्शन को। और अगर ये इससे नीचे लाई करता है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये यहाँ कहीं लाई करता है तो इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल है उसको कंजप्शन इन एक्सीडेंट स्टेट ज़्यादा प्रिफरेबल है एज कंपेयर टू कंजप्शन इन नो एक्सीडेंट स्टेट। The tendency condition here is same as that in the consumer theory. वहाँ पे भी हमने यही किया था कि हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम वहाँ या कंज्यूमर या जो हमारे पास जो इंडिविजुअल है यहाँ पे वो उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा जब आपके इंडिफरेंस कर्व की स्लोप आपके बजट लाइन की स्लोप्स के बराबर हो जाए। नाउ जो आपका इंडिफरेंस कर्व है उसकी स्लोप आपके पास ये है जो भी हम लोगों ने पीछे निकाली है, और जो आपका बजट लाइन है उसकी स्लोप आपके पास ये थी विच इज गैमा ओवर 1 माइनस गैमा। गैमा जो थी आपके पास वो आपके पास यूनिट प्राइस थी पर यूनिट ऑफ इंश्योरेंस बॉट, और 1 माइनस गैमा आपके पास वो नेट बेनिफिट था जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के पर यूनिट में मिलने वाला है। नाउ ये जो हमारा टेंडेंसी पॉइंट है जो कि फिल वक्त सर्टेनिटी के ऊपर है, ये केस इस वक्त फेयर रेट पॉलिसीज के ऊपर है। नाउ व्हाट आर फेयर रेट पॉलिसीज, या जिनको आप एक्चुअली फेयर पॉलिसीज कहते हैं, वो क्या होती है? जब आप एक्चुअली फेयर रेट पॉलिसीज की बात कर रहे होते हैं तो लेट्स से कि आपने एक प्री मार्केट एंट्री एंड एग्जिट वाली मार्केट सपोज की हुई है, और उसके अंदर जो आपको पता है कि जब आप कॉम्पिटिटिव मार्केट्स लेते हैं तो उसके अंदर आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट आपका ज़ीरो है। प्रॉफिट को निकाला किस तरीके से जाता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यहाँ पे जो आपका रेवेन्यू है वो तो आपका गैमा के ही है। इंश्योरेंस कंपनी को जो कुछ मिलेगा वो प्रीमियम फ्री मिलेगा ना। गैमा अगर पर यूनिट प्राइस प्रीमियम था यूनिट इंश्योरेंस बॉट के ऊपर, तो के वो आपका टोटल वैल्यू है जितने की इंश्योरेंसेस लोगों ने बाय की है। जो इसका कॉस्ट फंक्शन है वो अंडर अनसर्टेनिटी वो भी स्टेट कंटेंजेंट होगा। कैसे होगा? क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक्सीडेंट अकर होते हैं, पाई वो प्रोबेबिलिटी है जिस पे आप कह रहे हैं कि अगर एक्सीडेंट अकर हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी को ये क्लेम्स देने होंगे कॉस्ट बाई यूज़ की। अदरवाइज अगर ये एक्सीडेंट्स अकर नहीं होते, 1 माइनस 5 वो प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये एक्सीडेंट अकर नहीं होंगे तो इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टू पे नथिंग। यही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी with probability pi, they must pay k amount of insurances, while with probability 1 minus pay they pay out nothing. तो एक्चुअली उनका जो कॉस्ट फंक्शन है वो खुद भी स्टेट कंटेंजेंट है। नाउ राइटिंग इट सिम्बॉलिकली विल बी लाइक दिस। यहाँ पे आपके पास जो आपका प्रॉफिट है वो टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट है।
टोटल रेवेन्यू आपका गैमा के, और टोटल कॉस्ट क्या होगी, पाई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी है कि आप के अमाउंट को पे करोगे माइनस 1 माइनस पे कि आप 0 पे करोगे। नथिंग पे करने का मतलब क्या है, 0 पे करना ही है ना। जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आप के पास बचेगा खाली गैमा के माइनस पाई के, क्योंकि ये मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है तो ये तो खत्म हो जाएगा। के को आपने कॉमन ले लिया, फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल बी एंड अप एट गैमा इज इक्वल टू पाई। तो ये वो कंडीशन है जिसके ऊपर आप फेयर रेट पॉलिसीज अप्लाई कर रहे हो या बेच रहे हैं, क्योंकि इस कंडीशन के ऊपर आपका जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो 0 है। तो आपने कहा क्या कि आपने कहा कि जो यूनिट प्राइस ऑफ इंश्योरेंस है वो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगी, तो आपकी इंश्योरेंस फेयर हो जाएगी। जब आप फेयर रेट पॉलिसीज लेके चल रहे हैं जहाँ पे गैमा इज इक्वल टू पाई है, तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन अगर मैं पाई की टर्म्स में चेंज कर दूं तो ये भी पाई ओवर 1 माइनस पाई हो जाएगा, विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग स्टेट्स। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपके पास क्या बचेगा, खाली मार्जिनल यूटिलिटीज बचेंगी अक्रॉस स्टेट्स। और उस केस में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इन द केस ऑफ एक्सीडेंट विल इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी इन द केस ऑफ नो एक्सीडेंट। दोनों की कंजप्शन मार्जिनल यूटिलिटीज बराबर हो जाएंगी ना। तो ये वो पॉइंट था जो आपका सर्टेनिटी पे लाई कर रहा था, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे ये पॉइंट से शो किया था। नाउ जब भी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इससे पहले अगर आप इस पॉइंट से जो सर्टेनिटी वाला पॉइंट है इससे आगे या पीछे मूव करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी कोई एक यूटिलिटी डिक्रीज होने शुरू हो जाएगी और दूसरी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे अगर आप इस पॉइंट से इस तरफ मूव करते हैं, इस तरफ मूव करेंगे तो आपकी जो कंजप्शन इन स्टेट ऑफ एक्सीडेंट है इसकी यूटिलिटी जो होगी वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और जो इन द केस ऑफ यूटिलिटी इन द केस ऑफ नो एक्सीडेंट है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इससे ऊपर जाएंगे तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ऑफ हैविंग कंजप्शन इन नो एक्सीडेंट स्टेट वो डिक्रीज होगी, और हैविंग कंजप्शन इन एक्सीडेंट स्टेट वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बराबर वो इसी पॉइंट पर होंगी जहाँ पे आपका सर्टेनिटी पॉइंट है, इसके ऊपर ही आपकी दोनों मार्जिनल यूटिलिटीज बराबर होंगी, और इसका प्रूफ ये है। तो ये वो कंडीशन है कि जब आप फेयर रेट पॉलिसीज देते हैं उस वक्त जो इंडिविजुअल होगा वो फुल इंश्योरेंस बाय करेगा, कवरेज लेगा, वो फुल इंश्योरेंस लेगा। अब ऐसा हमेशा तो नहीं होता, ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो फेयर रेट से ऊपर भी चार्ज कर सकती हैं। अगर वो फेयर रेट से ऊपर चार्ज करती हैं उस केस में क्या होगा कि अगर मैं इस इक्वेशन को लेके चलूँ, द सेम इक्वेशन, तो इसके अंदर जो आपका गैमा आएगा वो ग्रेटर आ जाएगा आपकी पाई की वैल्यू से, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी के जो उसके प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट के होने की उससे ज़्यादा यूनिट प्रीमियम चार्ज कर रहे हो। जब आप उससे ज़्यादा चार्ज करेंगे तो ये वाली चीज़ आपकी कैंसिल आउट नहीं होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। जब ये कैंसिल आउट नहीं होगी और आप इसके अंदर अगर प्रोबेबिलिटीज पुट अप करके देख लें तो क्या होगा कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी इन द केस ऑफ एक्सीडेंट वो इधर, क्योंकि मैंने ग्रेटर का केस लिया हुआ है, पाई जो है यहाँ पे गैमा जो है वो ग्रेटर है पाई से, तो इस केस में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंजप्शन इन केस ऑफ एक्सीडेंट वो ग्रेटर हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंजप्शन इन केस ऑफ नो एक्सीडेंट, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो पाई ओवर 1 माइनस पाई है ये लेस देन है गैमा ओवर 1 माइनस गैमा से। इसके अंदर आप खुद भी एज्यूम करके कोई भी प्रोबेबिलिटीज एज्यूम करके, क्योंकि आपको पता है कि पाई एज वेल एज गैमा दोनों की रेंज जो है वो 1 to 0 के दरमियान में ही है ना,
कोई भी वैल्यूज इनमें एज्यूम करके आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आप गैमा को ग्रेटर रखेंगे पाई से। इस केस के अंदर जो इंडिविजुअल होगा वो अपने आप को अंडर इंश्योर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको महंगी पड़ रही है इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर फेयर रेट पे दे रहे होते तो उसको इक्वलेंट पड़ रही थी ना, उसको पूरा पड़ रहा था। इंश्योरेंस कंपनी को भी ना नुकसान हो रहा था, ना फायदा हो रहा था, और ना इंडिविजुअल जो था, क्योंकि उसको भी पता था कि ये प्रोबेबिलिटी है गिवन, तो उसको भी इतना इशू नहीं आ रहा था। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी उस फेयर रेट से ज़्यादा इंश्योरेंस चार्ज करती है, यूनिट इंश्योरेंस प्रीमियम अगर उससे ज़्यादा चार्ज करेगी, तो ऑब्वियसली जो इंडिविजुअल्स होंगे वो कम इंश्योरेंस बाय करेंगे और उन्हें वो इंश्योरेंस पॉलिसी महंगी लगेगी। रिलेटिव टर्म्स में हम लोगों ने गैमा की चेंजेस की वजह से बजट लाइन की चेंजेस ऑब्जर्व की हुई है। हमें पता है कि जब भी गैमा इंक्रीज होता है तो आपकी बजट लाइन जो होती है वो स्टीपर हो जाती है, क्योंकि गैमा स्लोप ही है ना उसका। जब ये गैमा की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू छोटी होगी, तो ऑब्वियसली इसकी बड़ी वैल्यू आएगी, ओवरऑल ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जब ये स्लोप स्टीपर हुई है तो ऑब्वियसली आप देखें कि अब उसको ये वाला इंडिफरेंस कर्व अवेलेबल नहीं है, अब वो एक लोअर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर टेंजेंट हुआ है। उसकी जो बजट लाइन है वो एक लोअर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर टेंजेंट हुई है, तो उसका वेलफेयर लेवल भी कम हो चुका है। इंश्योरेंस की, क्योंकि वो अंडर इंश्योरेंस, ये भी हमें पता है कि सर्टेनिटी से पहले वो अंडर इंश्योर कर रहा होता है और सर्टेनिटी के बाद बजट लाइन के अलॉन्ग वो ओवर इंश्योर कर रहा होता है। तो आप देख सकते हैं कि वो फुल इंश्योरेंस से कम इंश्योरेंस बाय कर रहा है और he is ending up at a lower utility level because of higher premium policies. Now this is our analysis. Now अगर मैं इसी एनालिसिस को, क्योंकि हमारे पास तीन तरह के इंडिविजुअल्स थे, रिस्क अवर्सिव, रिस्क सीकिंग और रिस्क न्यूट्रल। अभी तक हमने जितना भी केस डिस्कस किया है वो रिस्क अवर्सिव के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, क्योंकि इन लोगों के इन तीनों तरह के इंडिविजुअल्स के यूटिलिटी फंक्शंस, टोटल यूटिलिटी फंक्शंस चेंज आए थे, इनकी शेप्स चेंज थी, इसी वजह से इनके इंडिफरेंस कर्व्स की भी जो शेप्स होंगी वो चेंज होंगी। जो रिस्क अवर्सिव था उसका तो सिंपल आया था, जैसे हमारे यूजुअल या नॉर्मल कंज्यूमर थ्योरी के अंदर जैसे हमारे इंडिफरेंस कर्व्स आते थे उसी तरह का आया। जब आप रिस्क अवर्सिव की बात, रिस्क लविंग की बात करते हैं, तो उस वक्त आपके इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव आते हैं, कॉन्वेक्स नहीं आते, क्योंकि इसका फंक्शन कॉन्वेक्स था, तो कॉन्वेक्स फंक्शन से कॉनकेव कर्व्स निकल कर आते हैं। वाइल जब रिस्क न्यूट्रल की बात करते हैं, तो रिस्क न्यूट्रल के केस में आपको पता है कि यहाँ पे उसकी मार्जिनल एमआरएस जो थी उस पूरे कर्व के ऊपर सेम थी। जब सेम थी तो आपके पास कर्वी नेचर तो नहीं आने वाली ना, स्ट्रेट लाइन आई थी, यानी कांस्टेंट आ रहा है, तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो भी एक लीनियर लाइन होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिवली स्लोप है, तीनों केसेस में ये कर्व्स नेगेटिवली स्लोप है, लेकिन इनकी शेप डिफरेंट है। दिस इज ऑल फॉर नाउ। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी explaining all this with a example. Thank you so very much.